हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 28 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़ में है सूरीनाम। इसको आप लोग मैप में पता करिएगा और इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला न्यूज़ है दोस्तों ओएनजीसी के बारे में। वो क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? क्योंकि इसने डिस्कवर किया है एक नई साइट, एक नया ब्लॉक, दो नए ब्लॉक हैं दोस्तों, जहाँ पे मतलब ऑयल और गैस मिलता है, ठीक है। मतलब न्यू ऑयल एंड गैस रिजर्व की खोज की है ओएनजीसी ने, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई के ऑफशोर बेसिन में, ठीक है। ये वो एरिया होता है जहाँ से तेल निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी जब इनके खोज हो गया, पहले तो मतलब क्या होता था कि अगर जैसे कि कहीं पे अगर सर्च करना कि यहाँ पे तेल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कंपनियों को क्या होता था, शेड्यूल्ड होता था कि आप इस समय बिना परमिशन के नहीं। अब क्या है कि कंपनियाँ जाएँ, ठीक है, आप जाइए तेल खोजिए, अगर आपको तेल मिल जाता है तो आप आइए, है ना। और उसके बाद उसकी बिडिंग होती है, तो उस कंपनी ने जिसने तेल को खोजा उसको प्रेफरेंस उसमें मिलती थी। अभी वो रूल चेंज हो गया, अब आप जाइए, अगर आप मिल जाता है तो आप आइए, हम बिडिंग करेंगे और आपको प्रेफरेंस भी देंगे। पहले क्या था कि पहले ऑयल रिजर्व शेड्यूल्ड होते थे, मिलता था फिर बिडिंग होती थी, शेड्यूल्ड काम होता था, अब शेड्यूल्ड नहीं होता ना। और जो दो ब्लॉक्स को खोजा गया है, पहले तो उनका नाम न्यूमेरिकल में था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे खोज हो गई तो उनका नाम रख दिया सूर्यमणि और वज्रमणि। तो यही ओएनजीसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बने कि सूर्यमणि और वज्रमणि क्या है, तो बोलिएगा ये एक ऑयल ब्लॉक्स हैं जो रिसेंटली ओएनजीसी ने डिस्कवर किया है, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई के ऑफशोर बेसिन में, ठीक। अब यही देख लीजिए जहाँ पे खोज हुई है, तो वहाँ पे मुंबई हाई वाला एरिया ये है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 35%, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 35% ऑयल प्रोडक्शन यहीं होता है और 18% गैस प्रोडक्शन भी यहीं होता है ना। यही है, मतलब अगर रेगुलर बेसिस पर अगर हम लोग अपने से ही अगर प्रोडक्शन करने लगे तो हम लोग को निर्यात करने की जरूरत, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसमें एक पॉलिसी है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको अभी तुरंत बताई थी कि मतलब पहले क्या होता था, शेड्यूल्ड वे में काम होता है, अब शेड्यूल्ड नहीं है। अब कंपनियां जाएँ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे उसको तेल खोजना है, अगर खोज लेती है तो उसके बाद मतलब बिडिंग होती है, बिडिंग में उस कंपनी को प्रेफरेंस भी मिलता है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, और वही पॉलिसी का नाम है, जिस पॉलिसी के तहत इन्होंने खोजा उस पॉलिसी का नाम है OALP। इसका मतलब क्या है? ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। ये किसके अंडर में लाया गया था? तो दोस्तों ये लाया गया था हेल्प के अंडर में। किसके अंडर में? हेल्प के अंडर में लाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये कंपनियों को अलाउ करती है टू बिड फॉर ब्लॉक एनी टाइम। यही मैं आपको बता रहा था, इसी वजह से खोज हो पाई। नहीं तो शेड्यूल में क्या होता था, बहुत सारे टेंशन वाली चीज़ होती थी ना। अब एकदम फ्रीली जाओ, आपको जहाँ पे लग रहा है तेल मिलता है वहाँ खोजो, मिल गया तो आप मतलब आगाह करो और उसके बाद मतलब बिडिंग होगी, बिडिंग में आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, है ना। पहले शेड्यूल्ड होती थी, ठीक है। और एम वही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए OALP को लाया गया, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में क्या है कि केरला के एक तट पे, है ना, मतलब थोड़ी दूरी पे ही मतलब एक कार्गो शिप जो था वो पलट गया, जिसमें मतलब ऑयल था, है ना। मतलब स्पिल हो गया तो आप समझ लीजिए इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत होता है इससे, ठीक है। तो अब न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जहाज पलट गया है, ऑयल स्पिल हो गया है, ये जहाज लाइबेरिया का था, है ना। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल और एक स्टैटिक पोर्शन इसका पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए ऑयल स्पिल होता क्या है। मतलब एक अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन में ही आपका क्रूड ऑयल भी आ जाता है, बंकर ऑयल भी आ जाता है, डीजल ऑयल भी आ जाता है। इन सब के लिए अलग अलग मतलब फ्रेमवर्क रेगुलेशन बनाए गए हैं दोस्तों, इनसे प्रिवेंट करने के लिए सी को, ओशन को, है ना। वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इनटू मैरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, मतलब एक अनकंट्रोल्ड रिलीज हो जाए अगर पेट्रोल, मतलब अचानक से कोई कार्गो आ रहा है, उस तेल से भरा हुआ है और वो पलट जाए तो बहुत सारा तेल अचानक से भर जाएगा ना। थोड़ा तो उसमें क्या होगा, नीचे जितनी मछलियाँ हैं, जितनी मतलब अगर मान लीजिए एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, या फिर फ्लोरा फौना, सबको बहुत नुकसान होता है, ठीक है। और समुद्र को, पानी को तो नुकसान होता ही होता है, ठीक है। अब इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले अगर मैरीन इम्पैक्ट देखेंगे, मैरीन इकोसिस्टम पे, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अगर ऑयल स्पिल हो गया तो ये ब्लॉक कर देगा किसको? सनलाइट को। अगर सनलाइट को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो मतलब मछलियाँ क्या खाएंगी? मछलियाँ कहाँ खाएंगी? और मछलियाँ क्या खाएंगी दोस्तों? उनके पूरे शरीर पे तेल तेल हो जाएगा। वो वैसे ही मतलब एक बीमारी होती है, क्या नाम होता है? हाइपोथर्मिया। जब सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो बॉडी और ठंडी पड़ जाती है ना, तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे इसके कारण से, मतलब बॉडी पे पूरा तेल तेल ही तो हो जाएगा। मैरीन फॉना में ये होगा, फिश, बर्ड्स, एनिमल, मैमल्स जो भी उसके मतलब कांटेक्ट में आएगा उनको नुकसान हो जाएगा। और ह्यूमन हेल्थ तो आप जान ही रहे हैं, रेस्पिरेटरी दिक्कत हो जाएगी अगर उसके आसपास कोई भी होगा। मान लीजिए बहुत खतरनाक पॉइजन है, मतलब कि पॉइजन वाला केमिकल वो गिरा है, मतलब ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और चीज़ भी जो मतलब पॉइजनस अगर उसके कॉन्टैक्ट में इंसान आ गया तो उसका हेल्थ हो इशू होगा कि नहीं। और लाइवलीहुड, अब जितने दिन वो तेल भरा रहेगा वहाँ पे, तेल भर मतलब फैला रहेगा, उतने दिन तो मतलब कोई भी कमाई होगी नहीं जो वहाँ के लोकल कमाते होंगे।
चाहे टूरिज्म को ले लो, चाहे मछली वालों को ले लीजिए, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब मेथड ऑफ क्लीनिंग इज मतलब, और एक और बात है दोस्तों, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको साफ़ करना बहुत ही महंगा होता है, मतलब साफ़ तो हो जाएगा पर महंगा बहुत होता है, इसीलिए इससे दिक्कत होती है ना। अब लीगल फ्रेमवर्क में आप जान लीजिए दोस्तों, एक नाम ध्यान रखिए, मैंने हाल फिलहाल में आपको पिछले सेशंस में शायद पढ़ाया है आपको, मार्पोल कन्वेंशन। ये क्या है दोस्तों, ये एक कन्वेंशन है जो कि अडॉप्ट किया गया था 1973 में दोस्तों। इसका काम क्या है, ये 6 एनेक्शर है इसके अंडर में। क्या है इसके अंडर में, 6 एनेक्शर है जो कि मतलब पॉल्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। किसमें, मतलब ओशन में या फिर शिप्स के द्वारा, है ना, शिप के द्वारा ओशन में या फिर मतलब वाटर बॉडीज जो होती है जहाँ पे शिप जाती हैं, है ना, जा सके, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉल्यूशन को, इस कन्वेंशन को लाया गया, ठीक है। पहला इसका एनेक्सर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल। जैसे ऑयल स्पिल हो गया ना, अगर ऑयल के कारण कोई पॉल्यूशन हो तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एनेक्सर 1 है। दूसरा एनेक्सर है आपका नॉक्सियस लिक्विड, ठीक है, मतलब जो पॉइजनस होते हैं ना वो वाले लिक्विड। उसके बाद तीसरा हो जाता है फॉर बाई सब्सटेंसेस कैरीड बाय सी इन पैकेज्ड फॉर्म, मतलब जो मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं समुद्र के मतलब मदद से, और वो पैकेज फॉर्म में, और वो मतलब हार्मफुल सब्सटेंस हो तो उनसे बचाने के लिए थर्ड एनेक्सर हो जाता है। फोर्थ एनेक्सर होता है सीवेज से बचाने के लिए, जो शिप अपना जो सीवेज वाला मटेरियल होता है उसमें डालते हैं ना, सीवेज फ्रॉम शिप से, इसको बचाने के लिए ये वाला एनेक्सर है। और पाँचवा हो गया टू प्रिवेंट पोल्यूशन बाय गार्बेज फ्रॉम शिप्स, जो गार्बेज कूड़ा निकलता है शिप से, उसे बचाने के लिए। और उसके बाद छठा है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है, एयर पोल्यूशन को बचाने के, एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पहला वाला है जो आ सकता है ऑयल, मतलब एनेक्सर नंबर कौन सा है, तो एनेक्सर नंबर 1 ही है दोस्तों, ऑयल का इतना अच्छा है, ठीक है। और छठा आपका एयर पोल्यूशन का, ठीक है। अब ये लीगल फ्रेमवर्क में एक मार्पोल कन्वेंशन हो गया, दूसरा आ जाता है आपका IMO, ठीक है दोस्तों। IMO क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडिया भी इसका सदस्य है, ये भी इस पॉल्यूशन पे बात करता है, ठीक है, मतलब खत्म करने के लिए या फिर इनसे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, फ्रेमवर्क बनाता है, रेगुलेशन करता है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एक एक्सरसाइज है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है वो हमेशा करती है, 2009 से लगातार कर रही है, 2023 में लास्ट में किया है उसने, ठीक है। नेट पोल रेक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई पॉल्यूशन हो जाए किसी भी कारण से, तो उससे निपटने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसका नाम है नेट पोल रेक्स, और ये कौन करता है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड करती है और 2009 से कर रही है, ठीक है। उसके बाद सी अगर आप देखेंगे OPRC कन्वेंशन, ये 1990 में आया था। ये किस चीज़ के लिए, ये भी सेम वही है दोस्तों, मतलब जो ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स और कॉपरेशन है ना, उसके ऊपर मैटर पर बात करता है। इंडिया इसकी मतलब पार्टी है इसमें, ठीक है। CLC 1992, ठीक है, इसमें पूछ सकता है OPRC का मेंबर है कि नहीं है, IMO का मेंबर है नहीं, IMO का भी है, OPRC कन्वेंशन का भी है, ठीक है। उसके बाद CLC 1992, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये भी आपका है सिविल लाइबिलिटी फॉर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, ये भी ऑयल मतलब पॉल्यूशन से ही है, पॉल्यूशन ऑयल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है बंकर कन्वेंशन 2, ये तो समझ गया बंकर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, हाँ इंडिया इसका भी सिग्नेटरी है, ध्यान रखना दोस्तों, OPRC का भी है, IMO का भी है और बंकर का भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ टेक्निक होती हैं क्लीनिंग करने के लिए, अगर मान लीजिए तेल फैल जाए तो सबसे लेटेस्ट क्या है, एक ऑयल जेपर, ये इंडिया में ही बनाया गया है दोस्तों। ऑयल जेपर एक मतलब बायो रेमिडिएशन टेक्निक है, जिसमें मतलब इसके जो मतलब माइक्रोब्स होते हैं वो तेल को खा जाते हैं, मतलब लिटरली वो खा ही जाते हैं उसको, इसीलिए इनको बनाकर इनको छोड़ देंगे ना पर्टिकुलर एरिया में ऑयल जेपर को, तो वो उसको खत्म कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये डेवलप्ड बाय इंडिया है, डेवलप्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। उसके बाद एक है आपका MOF कॉटन, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, MOF कॉटन का मतलब है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इस कॉटन में ये खासियत होती है कि ये हर तरह के तेल को, चाहे हैवी हो या लाइट ऑयल हो, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये बायो रेमिडिएशन वाली टेक्निक होगी, ठीक है। उसके बाद अदर में आपका मैनुअल हो गया, चाहे आदमियों को लगाओ, सॉल्वेंट मतलब जो एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी यूज़ कर लो, जैसे वोल्केनिक ऐश हो गया या सिंथेटिक पैड से, स्किमर हो गया, मतलब सबको इकट्ठा करके इस जहाज से फिर से खींच लो, है ना, रिकवरी करना, ठीक है। डिस्पर्सेंट हो गया, मतलब डिस्पर्सेंट क्या होता है, तेल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, बस इतना ही है, बाकी यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग फोर्थ करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि राइट टू मैटरनिटी लीव है फंडामेंटल राइट फॉर वुमन, ये आर्टिकल 21 के तहत का है। आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हर वो चीज़ आती है जो जरूरी है, मतलब लाइफ को बचाने के लिए, अपनी पर्सनल लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मद्रास हाई कोर्ट के जो फैसले को रद्द करके उसमें उसने कहा कि राइट टू मैटरनिटी लीव जो है वो फंडामेंटल राइट है वुमन के लिए अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब दोस्तों केस क्या था ना, न्यूज़ क्या था कि मतलब तमिलनाडु की गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, ठीक है गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, जिसकी पहली शादी में 2 बच्चे हुए थे, तो उसने मैटरनिटी लीव तो ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरी शादी की, उससे भी एक बच्चा हो रहा था ना, तो उस समय उसने कहा कि मुझे अभी भी मैटरनिटी लीव चाहिए, तो मना कर दिया गया, है ना। पहले तो मान गया था मद्रास हाई कोर्ट भी, फिर बाद में इसने रिजेक्ट कर दिया कि ये राज्य का मैटर है, राज्य देखेगा, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए अलाउ है, आपको नहीं मिलेगा सेकंड मैरिज में जो आपका बच्चा है उसके लिए मैटरनिटी लीव, ठीक है।
इसलिए रद्द कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। राइट टू मैटरनिटी लीव ये फंडामेंटल राइट है वुमेंस के लिए, ये आर्टिकल 121 के तहत इनको दिया जाना चाहिए, मतलब दिया गया है, मतलब दिया गया है, मतलब इसने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। तो मान लीजिए राइट टू मैटरनिटी लीव भी आ गया, ठीक है। उसके आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। वही मैंने बताया फॉर सिटीजन। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि क्या आर्टिकल 21 सिर्फ सिटीजन्स के लिए? नहीं दोस्तों, सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स कोई भी हो उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है इसके अंदर में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड इट हार्ट ऑफ फंडामेंटल, ये ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कहा है, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोफेसर RP बम्बा। ये कौन है दोस्तों? ये एक मैथमेटिशियन थे, अभी हाल फिलहाल में ये गुजर गए, मतलब ये देहांत हो गया इनका, 99 वर्ष के थे शायद, है ना। ये 1969 में, ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट बने थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इनको 1988 में पद्म भूषण मिला था, ये ध्यान रखिए, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अवार्ड यही है, यही पूछ सकता है। और बाकी पूछने को तो श्रीनिवास रामानुजन मेडल भी मिला था 1979 में, ठीक है, जम्मू के हैं ये, ठीक। अभी सबसे बड़ी बात है, प्राउड मूवमेंट है दोस्तों, हम लोग जापान को पीछे छोड़ के चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं दुनिया की। बस इतना ध्यान रखिए, इंडिया चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहला USA है, सेकंड चाइना है, थर्ड जर्मनी है। इसको अगर पूरा इलेबोरेट करता तो बहुत लंबा सेशन जाता, तो कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बना के ना उसमें GDP GNP पूरा संभाल के समझा के इसको इलेबोरेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक बुक है जिसका नाम है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ये किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों पूजा पुजारा ने, ये चित्तेश्वर पुजारा की वाइफ है। ये इन्होंने इसमें दिखाया है कि मतलब क्रिकेटर की वाइफ को, उसकी फैमिली को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या होता है एक क्रिकेटर की लाइफ में, है ना, क्रिकेटर की वाइफ और फैमिली की लाइफ में उस दौरान, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पूजा पुजारा के नाम जाने, पूजा है, ये पूजा जो भी है पूजा पुजारा ध्यान रखिए, ठीक है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ये कब मनाया जाता है? 25 मई को। जो भी बच्चे लापता हैं, है ना, उन सब की याद में इस चीज़ को मनाया जाता है 25 मई, ठीक। और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे भी बताया था मैंने आपको दोस्तों, है ना। अब नीरज चोपड़ा को एम्बेसडर बनाया गया ऑडी इंडिया, ऑडी की जो इंडिया वाली ब्रांच है उसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बनाया गया, ठीक है दोस्तों। यही थे आज के करंट अफेयर। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ फीडबैक अगर आप दे सकते हो तो प्लीज़ दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, कल मिलते हैं दोस्तों, हैं।